दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग ठीक ठाक है ना। दोस्तों इस समय मैं वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह अत्यधिक व्यस्तता के चलते जो है 9 से 15 मार्च तक की जो करंट अफेयर्स है वह आपको नहीं मिल पाई थी। तो आज हम 9 से 15 मार्च और 16 से 22 मार्च तक की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको लेकर उपस्थित हूँ। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एचईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एडवर्टाइज नंबर 51 की, चाहे आप जीडीसी या जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप फार्मासिस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप जो है यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह करंट अफेयर्स की वीडियो है। साथ ही यूपी टीईटी का फॉर्म भरने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए भी यह करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स परीक्षाओं में पूछा जाता है वह उसी महीने की जिस महीने में परीक्षा होती है उस महीने के 15 दिन पहले से लेकर के और विगत 1 वर्षों तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। मैक्सिमम हम लोग तैयार करते हैं 6 महीने तक का करंट अफेयर्स। तो अगले 6 महीने में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, मतलब सभी परीक्षाओं के लिए यह करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अनावश्यक प्रश्नों को बिल्कुल शामिल नहीं करते, इसलिए वीडियो बहुत लंबी नहीं होती लेकिन वीडियो उपयोगी बहुत होती है, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करिए ताकि उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके, इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो बुक आई है वह आप लोग खरीद लीजिए। जिनको भी ऐसी परीक्षाओं में शामिल होना है जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है उनके सब के लिए यह बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैं कई बार बता चुका हूं कि यह जो बुक है यह पूरी कॉम्पैक्ट बुक है और मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, इसमें वन लाइनर स्टडी मटेरियल है। पहली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें वन लाइनर स्टडी मटेरियल है। दूसरा, इसमें पीवाईक्यू दिया गया है और वह पीवाईक्यू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का पीवाईक्यू है। वह यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका पीवाईक्यू है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आरओ होता है, आरओ किसका? इलाहाबाद हाईकोर्ट का। ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आरओ होता है उसकी पीवाईक्यू भी इसमें शामिल है। ठीक है। साथ ही यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी प्री और मेंस की जो परीक्षाएं कराई गई हैं मेंस की, वह भी इसमें शामिल है। ठीक है। अन्य परीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक बहुत बृहद पीवाईक्यू इसमें है। ठीक है। साथ ही इसमें आपको वन रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट इसमें मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वह भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना इसमें मिल जाएगी। एक चीज ध्यान रखेंगे, जिसके सिलेबस में जनगणना दी गई है उन्हें जनगणना जरूर पढ़ना होगा क्योंकि नई जनगणना की शुरुआत हो रही है और नई जनगणना की शुरुआत से पहले पुरानी जनगणना से प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये ट्रेंड रहा है विभिन्न कमीशन का, विभिन्न आयोग का। ठीक है। तो जनगणना जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें जनगणना भी दी गई है जो यूपी स्पेशल की बुक है। ठीक है। साथ ही उसमें आपको उत्तर प्रदेश का बजट भी दिया गया है। ठीक है। यूपी का बजट भी दिया गया है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पहली बार अपनी आर्थिक समीक्षा भी जारी की है। तो वो आर्थिक समीक्षा भी जो है हमने उसमें समाहित किया है। आर्थिक समीक्षा की एक वीडियो मैंने पूरी पढ़ा भी दी है, आप उसे यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तो वह मिल जाएगी एग्जाम कांकर्स चैनल पे। तो आर्थिक समीक्षा आप वहां से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। साथ ही इतने चीजों को एक साथ समाहित करने के साथ साथ इसमें आपको जो है 300 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है। 300 प्रश्न है और एकदम नए प्रश्न है, उनका प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल किया गया है। अब ये प्रैक्टिस के जो 300 प्रश्न है ना, इन्हें चैप्टर वाइज देने का प्रयास किया गया है और विभिन्न परीक्षा संस्थाओं से जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह इसे तैयार करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो यह एक सामान्य सी यूपी स्पेशल की बुक नहीं है बल्कि एक पूरी कॉम्पैक्ट बुक है जिसमें केवल एक बुक खरीदने पर आपको सब कुछ मिलता है। एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसमें लगभग 1 वर्ष का करंट अफेयर्स दिया गया है। 1 वर्ष का इसमें करंट अफेयर्स दिया गया है और बिल्कुल अपडेट है। फरवरी तक की जो घटनाएं हैं वह इसमें शामिल है। आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं सब में यह पूरी तरह से कारगर है। ठीक है। तो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए यह बुक बहुत जरूरी है और यह बुक जरूर खरीद लीजिए। ठीक है। और इसके लिए हम लिंक आपको फ्लिपकार्ट का लिंक दे देंगे, नहीं तो अगर आपको और आसानी से खरीदनी है तो आप 9125156661 पे आप एक मैसेज कर सकते हैं, फिर आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको यह बुक
बुक कैसे मिलेगी, ठीक है। तो इसे आप यहाँ से नंबर नोट कर लीजिए, और नहीं तो हम आपको जो है उसका फ्लिपकार्ट पे लिंक उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। अब चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, एक चीज और, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी पूरी व्याख्या सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो पहला प्रश्न हमारा है वह है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में किसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है। आपको बताना है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में किसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है हरीश राणा, ऑप्शन बी है हरिओम राणा, ऑप्शन सी है हेमंत सिंह, और ऑप्शन डी है महेश शर्मा, ठीक है। बताइए भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में किसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरीश राणा। हरीश राणा को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है, ठीक है। अब सबसे पहले इच्छा मृत्यु के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आखिर इसमें किस प्रक्रिया के द्वारा लोगों को इच्छा मृत्यु दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इच्छा मृत्यु की। इच्छा मृत्यु को अंग्रेजी में यूथेनेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूथेनेसिया कहा जाता है इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में, ठीक है। अब यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें ग्रीक भाषा का जो पहला शब्द है वह है ईयू, ठीक है। यूथेनेसिया जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है ईयू और दूसरा शब्द है इसमें थैंटोस। क्या है, दूसरा शब्द इसमें है थैंटोस, ठीक है। अब ईयू का मतलब क्या है, तो ग्रीक भाषा के ईयू शब्द का जो मतलब है वह है अच्छी, ठीक है, अच्छी, और थैंटोस का मतलब है मृत्यु, ठीक है, अच्छी मृत्यु। अब देखिए इन दोनों शब्दों को जोड़ने पे क्या निकलेगा, अच्छी मृत्यु, या आप इसे कह सकते हैं सुखद मृत्यु, सुखद मृत्यु। अब मृत्यु कैसे सुखद हो सकती है, क्योंकि यूथेनेसिया ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनका जीवन बहुत दुखी होता है, बहुत दुखद होता है। ऐसे लोगों को यूथेनेसिया दी जाती है ताकि उनकी जो मृत्यु है कम से कम वह सुखद हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसका नाम सुखद मृत्यु रखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यूथेनेसिया जो होती है यह दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया होती है, ठीक है, और दूसरी होती है पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है, पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है। अब देखिए एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। यूथेनेसिया है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्टिव यूथेनेसिया जो होती है इसमें जब किसी भी व्यक्ति को यह मृत्यु दी जाती है, इसे आप हिंदी में सक्रिय इच्छा मृत्यु कह सकते हैं, ठीक है, सक्रिय इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, इसे एक्टिव यूथेनेसिया कहते हैं। और पैसिव यूथेनेसिया को आप निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कह सकते हैं, ठीक है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। सक्रिय इच्छा मृत्यु जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसके शरीर में कोई जहरीला इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है, जहरीला या जानलेवा इंजेक्शन का प्रयोग करके जब किसी को मृत्यु दी जाती है, इच्छा मृत्यु दी जाती है, तब उसे सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, ठीक है। इच्छा मृत्यु है इसमें 100%, उनकी इच्छा है मरने की, लेकिन उसे जहरीला इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो इसे सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। जबकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या किया जाता है, इसमें कोई भी जहरीला इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, केवल यह किया जाता है कि जो मरीज के जीवन को चलाए रखने के लिए जो उसका सपोर्ट सिस्टम है उसे हटा लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसका केवल सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है। मतलब अगर मरीज वेंटिलेटर पे है तो उसका वेंटिलेटर हटा लिया जाएगा, अगर मरीज ऑक्सीजन के सहारे चल रहा है तो उसका ऑक्सीजन हटा लिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इसे कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है। इसमें जहर का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, केवल सपोर्ट सिस्टम हटाया जाता है, साथ ही उसकी फीडिंग, जो उसके भोजन की व्यवस्था होती है, मान लीजिए किसी नली के रास्ते या किसी भी तरह से उसे जो भोजन दिया जाता है वह भोजन बंद कर दिया जाता है, और इसके बाद वह धीरे 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 मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, पैसिव यूथेनेसिया में एक काम जरूर किया जाता है कि अगर मरीज के शरीर में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो जो दर्दनाशक दवाएं हैं उसे बंद नहीं किया जाता। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल अलग चीज है,
ठीक है, इसमें सब कुछ बंद कर दिया जाता है, लेकिन मरीज की जो दर्दनाशक दवाएं हैं वह बंद नहीं की जाती हैं ताकि उसे सुखद मृत्यु मिल सके। ठीक है, केवल उसका सपोर्ट सिस्टम हटाते हैं, जैसे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन हटा लेते हैं, उसका भोजन बंद कर दिया जाता है, लेकिन दर्दनाशक दवाएं उसकी मृत्यु तक जारी रहती हैं ताकि उसे बहुत ज्यादा कष्ट का सामना न करना पड़े। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया कि वास्तव में यूथेनेशिया क्या है, सक्रिय या एक्टिव यूथेनेशिया क्या है, और निष्क्रिय या पैसिव यूथेनेशिया क्या है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपके प्रश्न में पूछा गया है कि मार्च 2026 में भारत में किसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी गई है। यानी भारत में जो इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी गई है वह कौन सी है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, या इसे पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जो मंजूरी दी गई है वह हरीश राणा को दी गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि दुनिया में वह पहला देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया या कानूनी बनाया। देखिए, अगर इच्छा मृत्यु के इतिहास की तरफ जाएंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, और प्राचीन काल में यूनान में जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग थे उनको इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी जाती थी। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जब कानूनी रूप से देखेंगे तो दुनिया में पहला ऐसा देश कौन सा था जिसने इच्छा मृत्यु की शुरुआत की थी, तो दुनिया में पहला देश नीदरलैंड था जिसने इच्छा मृत्यु की शुरुआत की थी। और नीदरलैंड में जो इच्छा मृत्यु दी गई थी वह एक्टिव इच्छा मृत्यु थी। ठीक है, कौन सी थी, एक्टिव इच्छा मृत्यु थी या एक्टिव यूथेनेशिया थी। ठीक है, यूथेनेशिया थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीदरलैंड में दी गई। अब आपके मन में यह होगा कि आखिर कब दिया गया था, यहाँ पे नीदरलैंड में जो एक्टिव यूथेनेशिया दी गई वह कब दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2002 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2002 को सबसे पहले नीदरलैंड में एक्टिव यूथेनेशिया का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न और होना चाहिए, क्या भारत में इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण मिलता है। तो देखिए, भारत में अभी तक एक्टिव यूथेनेशिया का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम पैसिव यूथेनेशिया की बात करें तो एक मामला आपको जरूर ध्यान होगा, और वह मामला था अरुणा शानबाग का। किसका, अरुणा शानबाग का नाम आपने सुना होगा। और अरुणा शानबाग जो है यह मुंबई के एक हॉस्पिटल में यह कर्मचारी थी, और इनके ऊपर वहां ग्रुप डी के एक कर्मचारी ने अटैक किया था। ठीक है, और उस अटैक के बाद जो है अरुणा शानबाग की जो स्थिति थी वह बिल्कुल खराब हो गई थी। उन्हें जंजीरों से उनके गले को बहुत तेजी से जकड़ दिया गया था उस आदमी के द्वारा, और उस आदमी के उस हमले के बाद जो है उसने रेप का अटैक किया था उनके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने जान बचाने के लिए उससे काफी मतलब वो प्रयास की, उससे लड़ी, और उसने जंजीर से इनका गला जो है दबा दिया था, जिससे इनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, और उसके बाद इनके पूरे शरीर को लकवा मार गया। और इस कंडीशन के लिए एक टर्म है, और उस टर्म को कहते हैं पीवीएस। क्या कहते हैं उसे, पीवीएस कहते हैं इस टर्म को। ठीक है, अब देखिए पीवीएस क्या होता है। पीवीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक एक चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जितना आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पीवीएस का फुल फॉर्म होता है परसिस्टेंट वेजिटेटिव, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, यह चिकित्सा की एक अवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी मरीज को जब गंभीर चोट लग जाती है तो वह मरीज जो है कोमा की सिचुएशन में चला जाता है। इसमें मरीज की आंखें खुली रहती हैं, ठीक है, और सांस केवल आती जाती है, मतलब सांस लेता है मरीज, आंखें खुली रहती हैं, लेकिन उसके पूरे शरीर में कोई भी गति नहीं होती है, कोई भी चेतना नहीं रहती है, कोई संवाद नहीं कर सकता, वह बोल नहीं सकता, अपनी बात नहीं बता सकता, मतलब पूरा शरीर निष्क्रिय होता है, केवल मरीज की आंखें खुली रहती हैं और सांस चलती रहती है। ऐसी सिचुएशन को पीवीएस कहते हैं। ठीक है, अब यही सिचुएशन अरुणा शानबाग की थी, वह पीवीएस की स्टेट पे थी, और ऐसा उन्होंने जो है बिस्तर पे बिताए कुल 42 वर्ष तक वह बिस्तर पे पड़ी रही और इसी सिचुएशन में पड़ी रही। ठीक है, वह बोल नहीं सकती थी, केवल सांस ले सकती थी, और भोजन उन्हें नली के द्वारा प्रदान किया जाता था। ठीक है, यही सिचुएशन हरीश राणा की भी थी। ठीक है, लेकिन अरुणा शानबाग ने कुल 42 वर्ष अपने जीवन के बिस्तर पे बिताए थे, लेकिन हरीश राणा ने 13 वर्ष तक जो है बिस्तर पे बिताए। ठीक है, और इन दोनों को बहुत बहुत कष्ट था, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु इतनी आसानी से नहीं मांगता है, और इच्छा मृत्यु तभी दी जाती है जब किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बिल्कुल लाइलाज हो और उसमें असहनीय दर्द होता हो।
ठीक है, असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता हो और ऐसा लगता हो कि इनके जीवन से अच्छा इनकी मृत्यु है, ऐसे लोगों को ही यूथेनेसिया दी जाती है, इच्छा मृत्यु दी जाती है। तो यही सिचुएशन थी। भारत में 2011 में सबसे पहले अनुराग शानबाग को जो है यह यूथेनेसिया दिया गया था। ठीक है, अब देखिए 7 मार्च जो है 7 मार्च 2011 को 7 मार्च 2011 को जो है इनको इनकी इच्छा मृत्यु मंजूर की गई थी। ठीक है, और अनुराग शानबाग की जो मृत्यु हुई थी वह 18 मई 2015 को हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कब हुई थी? 18 मई 2015 को अनुराग शानबाग की मृत्यु हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुराग शानबाग पे जो अटैक हुआ था वर्ल्ड बॉय के द्वारा, वह हुआ था 27 नवंबर 1973 को। 27 नवंबर 1973 को जो है इन पर अटैक हुआ था और तब से ये बिस्तर पे थी और 2015 में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी और इन्हें भी वही पैसिव यूथेनेसिया दिया गया था। निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु होती है वह इन्हें दिया गया था। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है, मैं यही आपको बता देता हूं कि वह कौन सी संस्था है जिसने भारत में जो पैसिव यूथेनेसिया है, जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, उसको वैध बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो एक एनजीओ है जिसका नाम है कॉमन काज। याद रखिएगा, एक एक शब्द याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हो। ठीक है, एक एक शब्द याद रखिएगा। कॉमन काज नामक एक एनजीओ है। इसने वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि जो लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती है, उनकी जो अंतिम परिणति है वह मृत्यु हुई है और वह जो है बहुत कष्ट में जीवन जी रहे हैं, अत्यधिक दवाओं के सेवन से जब तक वो चल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को जो पैसिव इच्छा मृत्यु है, पैसिव यूथेनेसिया है, उसके लिए कोर्ट के द्वारा अनुमति प्रदान किया जाए। तो यह संस्था क्या है? कॉमन काज है, एनजीओ है। 2005 में इसने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक तिथि याद रखिएगा, 9 मार्च 2018। 9 मार्च 2018 जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच थी। ठीक है, चीफ जस्टिस थे उस समय, चीफ जस्टिस आप इनको चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा। ठीक है, दीपक मिश्रा, इनकी बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ठीक है, इनका फैसला क्या था? इन्होंने पहली बार यह बताया कि अनुच्छेद 21, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण मृत्यु का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है। ध्यान रखेंगे, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह जो है अनुच्छेद 21 में कहा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत यह फैसला दिया गया था चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के द्वारा 9 मार्च 2018 को। और यह एक बहुत बड़ा फैसला था जिसने पैसिव यूथेनेसिया को भारत में वैध बनाने के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, बस वही चीजें, यही जो फैसला था, इसी के आधार पर फिर जो ये हरीश राणा जी थे, इनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। ठीक है, यहां तक चीजें ध्यान रखेंगे। यह तिथि याद रखिएगा, 9 मार्च 2018। अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह फैसला दिया था चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए 2018 में यह फैसला आया था। इसी फैसले के मद्देनजर हरीश राणा के जो परिजन थे वह सुप्रीम कोर्ट गए। दरअसल हरीश राणा का जो मामला है वह बताया जाता है कि 2013 में यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे और उस कॉलेज की चौथी बिल्डिंग से गिरने के कारण इन्हें गंभीर चोट लग गई थी और यह पीवीएस कंडीशन में आ गए थे, मतलब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में। इसमें हमने आपको बताया था कि रोगी सिर्फ देखता है, न तो कुछ सुनता है, न महसूस करता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, उसकी पूरी शरीर निष्क्रिय होती है। वही हरीश राणा के साथ हुआ। वह लगातार बिस्तर में पड़े थे 2013 से और इनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। तो हरीश राणा बनाम भारत संघ का मामला बना और 11 मार्च 2026, यह तिथि भी याद रखिएगा, 11 मार्च 2026 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जो है इनके जो
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जो अनुमति है वह दे दिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी 2018 का जो फैसला था उसका जो पहला इंप्लीमेंटेशन है वह हरीश राणा के केस में किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना। अब इसमें जो हमने बताया कि कुछ शर्तों के साथ, अब शर्तों का मतलब उसमें यह है कि डॉक्टर चेक करेंगे, रिपोर्ट देंगे, परिवार की सहमति होगी, उसमें बहुत सी चीजें हैं। अब हमें उधर नहीं जाना है, जो बेसिक चीजें हैं वह हमने आपको बता दिया है। अब हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जाएगी, और हमने बताया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत क्या किया जाएगा, वो वेंटिलेटर पे थे तो उनका सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाएगा, उन्हें अगर ऑक्सीजन की जरूरत थी तो वह हटा लिया जाएगा, उनका जो भोजन था वह बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, दर्दनाशक दवाएं जिससे उनके शरीर को दर्द से मुक्ति मिलती थी, वो दर्दनाशक दवाएं उनके मृत्यु पर्यंत तक जारी रहेंगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर करे किसी को ऐसी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई इस कंडीशन में है तो उसे पैसिव यूथेनेसिया मिलना चाहिए। कम से कम उसे जो गरिमापूर्ण मृत्यु का जो अधिकार है, उसकी जो सुखद मृत्यु का उसे अधिकार है, वह जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा आज का है, 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा यूरोपीय देश करेगा। ठीक है, कब करेगा, वर्ष 2027 में कौन सा खेल है, राष्ट्रमंडल युवा खेल है, इनकी मेजबानी कौन सा यूरोपीय देश करने वाला है। ऑप्शन ए है माल्टा, ऑप्शन बी है साइप्रस, ऑप्शन सी है एस्टोनिया, ऑप्शन डी है बेल्जियम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माल्टा। ठीक है, वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है, यह एक यूरोपीय देश है माल्टा, उसे सौंपी गई है। आप जानते हैं कि माल्टा किस महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है और यह भूमध्य सागर में स्थित है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, भूमध्य सागर में स्थित देश है माल्टा। ठीक है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का यह चौथा संस्करण होने वाला है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यह 8वां संस्करण होने वाला है। 8वां संस्करण युवा राष्ट्रमंडल खेलों का होने वाला है माल्टा में, इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दुनिया भर के कुल 74 देश हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, और 14 से 18 वर्ष के लगभग 1150 एथलीट भी इसमें हिस्सा लेंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इन राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो कुल 8 प्रकार के खेलों का आयोजन यहाँ किया जाएगा, इस तथ्य को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल युवा खेलों की जो शुरुआत है, जो इसकी स्थापना है, वह कब की गई थी, तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों की जो शुरुआत है वह सबसे पहले हुई थी वर्ष 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में हुई थी। और यह युवा खेल कहां शुरू किए गए थे, एडिनबर्ग में सबसे पहले इन युवा खेलों की शुरुआत की गई थी। एडिनबर्ग कहां स्थित है, तो यह स्कॉटलैंड में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2027 का जो राष्ट्रमंडल युवा खेल है वह कहां होने वाला है, माल्टा में होने वाला है। ठीक है, तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं, भारत के किस बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा बैंक है जिसे इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी है एचडीएफसी। तो बताइए किसे इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर है वह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए यह जो इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड है यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह लंदन की सेंट्रल बैंकिंग संस्था के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग संस्था के द्वारा दिया जाता है, बैंकिंग संस्था के द्वारा। ठीक है, यह अवार्ड दिया जाता है। अब आरबीआई को इस अवार्ड के लिए क्यों चुना गया, तो आप जानते हैं कि अभी हाल ही में आरबीआई ने जितने लाइसेंस प्राप्त बैंक थे उनके लिए एक डोमेन लॉन्च किया है, और वह डोमेन है बैंक.in। ठीक है, और इसी डोमेन को लॉन्च करने के कारण इसे यह अवार्ड दिया गया है। और आप जानते हैं कि डोमेन जो है, क्यों डोमेन बनाया गया है और इसका उपयोग क्या है, तो इसका जो सबसे बड़ा काम है वह साइबर धोखाधड़ी को रोकना। ठीक है, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह डोमेन लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। इसके साथ एक तो जब साइबर धोखाधड़ी रुकेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि डिजिटल बैंकिंग जो है वह बहुत सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, तो जितने लाइसेंस प्राप्त बैंक थे उनके लिए एक डोमेन की शुरुआत आरबीआई ने किया है, और आरबीआई की इसी पहल को इनिशिएटिव ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथे प्रश्न को देख लेते हैं, हाल ही में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप
2028 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी किसे दी गई है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वह है भारत। ठीक है, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की जो मेजबानी है वह भारत को सौंपी गई है। भारत में इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा, और उड़ीसा में एक स्टेडियम है जिसे कलिंगा के नाम से जानते हैं, कलिंगा इंडोर स्टेडियम। इसी में इसका आयोजन वर्ष 2028 में किया जाएगा। इंडोर खेलों से मतलब होता है कि ऐसे खेल जो डोर के अंदर होते हो, ठीक है, जो छत के नीचे होते हो, खुले मैदान में न होते हो, ऐसे मतलब उनपे मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, वह छत के नीचे होते हैं। तो इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन उड़ीसा के कलिंगा इंडोर स्टेडियम में किया जाना तय हुआ है। वर्ष 2028 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं दो बातें आपको और इससे संबंधित बताऊंगा। एक तो पहली बात यह है कि जो इससे पहले भारत का जो ऐसा एथलेटिक्स का अंतरराष्ट्रीय आयोजन हुआ था वह वर्ष 2004 में हुआ था, जब भारत में हाफ मैराथन खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब हुआ था? 2004 में हुआ था, इसके पहले। ठीक, इसके बाद 2028 में ऐसे खेलों का आयोजन हो रहा है जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो इससे दुनिया भर में भारत की धमक तो बढ़ गई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि भारत को वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी 2028 में सौंपी गई है, लेकिन इसकी घोषणा कहाँ की गई है? यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि आयोग बदमाशी कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इस निर्णय की जो घोषणा की गई है वह की गई है पोलैंड में। ठीक है, पोलैंड में की गई है। और पोलैंड में कब की गई है? तो 18-19 मार्च 2026 को इसकी घोषणा पोलैंड में की गई है। और आप जानते हैं कि जो इस वर्ष का 2026 का वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है वह पोलैंड में किया जा रहा है, और पोलैंड के टोरुन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और टोरुन से ही यह घोषणा की गई है कि भारत में वर्ष 2028 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है डेविड डब्ल्यू सिंडलर, ऑप्शन बी है कावेह मदानी, ऑप्शन सी है गुंटर ब्लोसचेल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? एक चीज और ध्यान रखेंगे, स्टॉकहोम वाटर प्राइज की जब हम बात करते हैं तो यह जान लीजिए कि यह जो है जल का वाटर प्राइज का नोबेल है। यह जल संरक्षण का आप नोबेल कह सकते हैं, जल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ठीक है, अब वर्ष 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेह मदानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज की जो शुरुआत है वह कब हुई थी, इस पुरस्कारों की जो स्थापना है वह कब की गई थी? तो 1991 में इन पुरस्कारों की स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके जो संरक्षक है, इसके मुख्य संरक्षक वह स्वीडन के राजा है। ठीक है, स्वीडन के राजा है, और स्वीडन के राजा इस समय वर्तमान में राजा कार्ल 16 गुस्ताफ वर्तमान में इसके संरक्षक हैं, और यही इसका पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से इसका यह जो पुरस्कार है यह प्रदान किया जाता है। ठीक है, और संरक्षक हमने बताया कि स्वीडन के राजा हैं। मतलब क्या हुआ कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज की जो स्थापना की गई थी वह कहाँ की गई थी? स्वीडन में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ? स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पानी का नोबेल कहते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज को, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब कावेह मदानी के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कावेह मदानी ईरान के रहने वाले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? ईरान के रहने वाले हैं कावेह मदानी। ठीक है, अब वर्तमान में इनकी क्या सिचुएशन है और इन्हें क्यों यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि वर्तमान में जो कावेह मदानी है वह कहाँ कार्यरत है। तो इनकी जो संस्था है जहाँ ये कार्यरत है उसे UNUINWEH के नाम से जानते हैं। ठीक है, UNUINWEH नामक संस्था में यह क्या है? निदेशक है।
ठीक है। अब इस संस्था का पूरा नाम क्या है, इसका जब फुल फॉर्म आप जान जाएंगे तो इसके बारे में भी जान जाएंगे। तो UNUINWEH का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, ठीक है। इस संस्था UNUINWEH का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, इसके निदेशक हैं वर्तमान में, ठीक है। अब इन्हें किस लिए जाना जाता है, इन्हें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो यह जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन की यह जो संस्था है यह जल का थिंक टैंक मानी जाती है, ठीक है। जल का थिंक टैंक के रूप में इसे जाना जाता है, इस पूरी संस्था को, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इसका जो काम है वह जल के क्षेत्र में मतलब जल सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सतत विकास पर शोध करना है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब ये फेमस क्यों हुए हैं, इनकी थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ा शोध किया और इन्होंने गेम थ्योरी को हाइड्रोलॉजी से जोड़ा, ठीक है। गेम थ्योरी और हाइड्रोलॉजी को एक साथ जोड़ करके जल संरक्षण के क्षेत्र में एक सिद्धांत दिया जिसे वाटर बैंकरप्सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, वाटर बैंकरप्सी के नाम से जानते हैं, वाटर बैंक रप्सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि वाटर बैंक रप्सी का सिद्धांत किसने दिया था, तो वह इन्होंने ही दिया था, कावेह मदानी ने। और वर्तमान में आप जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध है, हरमुज जल संधि बंद हुई है, तो लगातार यह देश चर्चा में भी है। तो आपकी परीक्षा के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी देश के निवासी हैं कावेह मदानी। ईरान में कई बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन वहां बन नहीं पाई, बाद में उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना पद त्याग करना पड़ा। तो याद रखेंगे, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी भारतीय को भी यह पुरस्कार से कभी नवाजा गया है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज से? तो मैं बता देता हूं, बिल्कुल हाँ, आप सही सोच रहे हैं। अभी तक 4 भारतीयों को स्टॉकहोम वाटर प्राइज सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखते हैं कौन कौन से 4 भारतीय हैं, उनका नाम याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले भारतीय जिन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है राजेंद्र सिंह, और इन्हें 2001 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? राजेंद्र सिंह को। और इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 2003 में बिंदेश्वरी पाठक को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिंदेश्वर पाठक। और बिंदेश्वर पाठक को आप जानते हैं कि जो सुलभ शौचालय का कॉन्सेप्ट है वह किसका है, वह बिंदेश्वर पाठक का दिया हुआ है। तो दूसरा पुरस्कार 2003 में इन्हें दिया गया था, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तीसरे भारतीय कौन है? तो एक संस्था है जिन्हें 2009 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक संस्था जिसका नाम है CSE का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को 2009 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2015 में आखिरी बार किसी भारतीय को यह पुरस्कार मिला था। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए स्पेस कम है। 2015 में सुनीता नारायण को यह पुरस्कार मिला था, सुनीता नारायण को। और सुनीता नारायण 2015 में जब इस पुरस्कार को जीती थी, तो वह जो है, जब उन्हें इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था, तो वह CSE मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की निदेशक थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, उस दौरान उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से भारत में अब तक कुल कितने लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? 4 लोगों को। सबसे पहले भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को 2001 में, फिर बिंदेश्वर पाठक जो स्वच्छता के प्रतीक है, सुलभ शौचालय के जनक हैं, बिंदेश्वर पाठक को यह दिया गया, फिर CSE को दिया गया 2009 में, और उसके बाद 2015 में सुनीता नारायण को स्टॉकहोम वाटर प्राइज सम्मान से सम्मानित किया गया। 4 भारतीयों को अब तक यह सम्मान मिल चुका है, जिसमें 3 व्यक्ति हैं और एक संस्था, ठीक है। अब चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। आपको यह बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 14 मार्च, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी है 18 मार्च, ऑप्शन डी है 10 मार्च। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च।
प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको जो मनाने की शुरुआत हुई वह वर्ष 1983 से हुई। ठीक है, वर्ष 1983 से प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से ज्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जो दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 की जो थीम है, जो इसका विषय है, वह क्या था। यही आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका जो विषय था वह था सेफ प्रोडक्ट्स, याद रखिएगा, सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। ठीक है, सेफ प्रोडक्ट और कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स, यह इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी। अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहें तो इसे आप हिंदी में कह सकते हैं सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता, सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। यह इस वर्ष के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी। ठीक है, उपभोक्ता, ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम ये थी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये दोनों आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो आप जान लीजिए, आज से कभी नहीं भूलिएगा, कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, कब से, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बार 24 दिसंबर, चूंकि दिसंबर 26 का अभी बहुत दूर है, तो 24 दिसंबर 2025 की जो थीम थी उसे देख लेते हैं, जो इसका विषय था उसे देख लेते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जो 2025 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय था वह था इफिशिएंट, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इफिशिएंट एंड स्पीडी, इफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, थ्रू डिजिटल जस्टिस। ठीक है, इफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं, मतलब डिजिटल न्याय के साथ सक्षम और त्वरित निष्पादन, डिजिटल न्याय के साथ सक्षम और त्वरित निष्पादन। ठीक है, निष्पादन, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों एक साथ याद रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा 7वां प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026, कौन सा अवार्ड्स, बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026, आयोजन कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसमें किस भारतीय क्रिकेटर को पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको बताना है नई दिल्ली में आयोजित बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है गौतम गंभीर, ऑप्शन बी है अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी है शुभमन गिल, ऑप्शन डी है स्मृति मंधाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। ठीक है, इन्हें पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह जो है बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 का जो वितरण है वह कहाँ किया गया है, वह दिल्ली में किया गया है और 15 मार्च को नई दिल्ली में इन पुरस्कारों का वितरण किया गया है। ठीक है, 15 मार्च को, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यह जो वार्षिक पुरस्कार है, इनका जो वितरण है वह वर्ष 2006-07 से लगातार होता आ रहा है। ठीक है, 2006-07 से इसकी शुरुआत की गई है और इसमें विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, पाली उमरीगर अवार्ड जो दिया जाता है वह सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है। तो पुरुषों में शुभमन गिल को यह अवार्ड मिला है, जबकि महिलाओं की बात करेंगे तो स्मृति मंधाना को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को दोनों को दूसरी बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दोनों को दूसरी बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक चीज ध्यान रखेंगे, शुभमन गिल और स्मृति मंधाना दोनों को यह जो पुरस्कार दिया गया है उनके वर्ष 2024-25 में जो उनका क्रिकेट का खेल था उसके उत्कृष्ट
उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट खेल के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, 2024-25 के लिए दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जिसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जानते हैं। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, पूरे जीवन की उपलब्धियों के लिए 2 क्रिकेटरों को दिया गया। एक दिया गया रोजर बिन्नी को, इनका नाम आप जानते होंगे, जो भारत में पहला विश्व कप जीता था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। और दूसरे जो खिलाड़ी थे उनका नाम है राहुल द्रविड़, ठीक है। तो इन दोनों को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम वुमेन्स BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें, महिलाओं की बात करें, ठीक है, किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे मिताली राज को वुमेन्स BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, मिताली राज को। तो इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न आ सकते हैं। 8वां प्रश्न है, लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। आपको बताना है कि लद्दाख के बाद यानी पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया, लद्दाख। अब आपको बताना है कि लद्दाख के बाद भारत का जो दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पुदुचेरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़। लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, LG जो हैं, उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। इन्होंने यह घोषणा किया कि जो है वर्तमान में चंडीगढ़ ने जो पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य था उसे प्राप्त कर लिया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, उसमें एक टारगेट रखा गया था कि अगर किसी भी राज्य में 95% साक्षरता हासिल कर लेता है तो वह राज्य पूर्ण साक्षर माना जाएगा। और गुलाब चंद कटारिया जी ने यह घोषणा की कि जो चंडीगढ़ है उसने जो साक्षरता की दर है वह 99.93% को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत ज्यादा प्राप्त कर लिया है। तो चंडीगढ़ दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख वर्ष 2024 में, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, 2024 में लद्दाख पूर्ण साक्षर राज्य बना था, अब केंद्र शासित प्रदेश, अब चंडीगढ़ बन गया है दूसरे नंबर पे। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहां से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने वर्तमान में, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, और इनके साथ अगर हम राज्यों को भी जोड़ लें तो भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश इस समय पूर्ण साक्षरता हासिल कर चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला राज्य है वह है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है। मिजोरम ने 2025 में, राज्य के रूप में मैं बात कर रहा हूं, मिजोरम ने 2025 में 98.2% की साक्षरता दर हासिल करके पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया था। दूसरे नंबर पे है गोवा। गोवा की जो साक्षरता है वह 2025 में गोवा ने भी 100% साक्षरता दर हासिल किया था, ठीक है। मिजोरम 98.2% और गोवा 2026 में 100%। देखिए मैं इसलिए पूर्ण साक्षर की बात कर रहा हूं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 95% से ऊपर की साक्षरता वाले राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इसीलिए मैं 98 वाले को भी पूर्ण साक्षर कह रहा हूं और गोवा को जिसका 100% है उसे भी पूर्ण साक्षर कह रहा हूं। तीसरा जो राज्य है वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने भी पूर्ण साक्षरता दर हासिल कर ली है और वर्ष 2025 में यह कमाल त्रिपुरा ने कर दिखाया और त्रिपुरा की जो साक्षरता दर है वह 95% है, इसे ध्यान रखेंगे। अब केंद्र शासित एक और राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अपनी पूर्ण साक्षरता दर हासिल की है। सितंबर 2025 की ही बात है जब हिमाचल ने पूर्ण साक्षरता दर हासिल किया है और इसकी जो साक्षरता है वह 99.3% तक पहुंच गई है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब संघ शासित क्षेत्रों की बात करेंगे, प्रदेशों की बात करेंगे, तो जो पहला केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था लद्दाख और लद्दाख ने पहली बार जो है जून 2024 में पूर्ण साक्षरता दर हासिल की थी, जून 2024 में। अगर राज्यों से पहले पूछे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर राज्यों से पहले पूछे कि सबसे पहले किसने पूर्ण साक्षरता दर हासिल किया था, पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया था, तो वह था लद्दाख जिसने जून 2024 में यह लक्ष्य हासिल किया था और 97% साक्षरता हो गई थी।
थी वहां, ठीक है। अभी लेटेस्ट की जो बात है वह चंडीगढ़ है, जो 6वें नंबर पे आता है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की जो रिपोर्ट आई वह मार्च 2026 में यह घोषणा की गई, और वर्तमान में चंडीगढ़ ने जो है 99.93% जो है साक्षरता दर हासिल कर दी है और पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके कुल 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में जो पूर्ण साक्षरता दर हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक चीजें मुझे लगता है क्लियर है। इसमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा, जीडीसी, जीआईसी, एचईओ, सब लोग तैयार रहिएगा, यहां से एक ठीक ठाक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं जो नवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने किसके सहयोग से अपना पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स एनएचजीसीआई 2025-26 जारी किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने किसके सहयोग से अपना पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स जारी किया है? ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है एनआरएससी, ऑप्शन डी है एसोचैम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए। देखिए दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से अपना पहला क्या जारी किया है? नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स या पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, या एनएचजीसीआई जो जारी किया गया है वह किसके द्वारा, तो एनएचएआई के द्वारा जारी किया गया है। एक प्रश्न का आंसर आपका यह है जो जटिल है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखेंगे, यह जो इंडेक्स है यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, और यह 2025-26 का इंडेक्स है, इसे ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न में पूछा गया है कि एनएचएआई ने इसके लिए किसकी मदद ली, तो उसने मदद ली एनआरएससी की, ठीक है। एनआरएससी क्या है, तो एनआरएससी का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये एनआरएससी का फुल फॉर्म है, और यह इसरो से जुड़ी हुई संस्था है, और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो केंद्र है वह हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद में स्थित इसका केंद्र है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यह करता क्या है, यह जो रिमोट सेंसिंग या जिसे सुदूर संवेदन कहते हैं, सुदूर संवेदन उपग्रह डेटा संग्रहण का काम करता है, उसके प्रसंस्करण का काम करता है और उसके वितरण का काम करता है, ठीक है। जो रिमोट सेंसिंग से डेटा मिलता है उसका संग्रहण करता है, उसका प्रसंस्करण करता है, और उसका जो है वितरण का कार्य यह करता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी के सहयोग से जो एनएचएआई है इसने नेशनल हाईवे पे जो ग्रीन कवर है, किस राज्य में कितना है, कितने हाईवे की लंबाई में कहां किस राज्य में ग्रीन कवर से ढका हुआ, मतलब हाईवे के किनारे पेड़ है, उस इंडेक्स को जारी किया गया है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि जो एनएचएआई है उसने एक मानक रखा था, अगर किसी भी हाईवे के 1 किलोमीटर तक की जो दूरी है, 1 किलोमीटर के बीच की जो दूरी है, उसको अगर वहां ग्रीनरी है तो इसे मान लिया गया है कि यह ग्रीन कवर है हाईवे का, ठीक है। न्यूनतम 1 किलोमीटर तक ग्रीनरी होनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस आधार पर यह देखा जाए कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिसका जो नेशनल हाईवे है वो उसमें सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, ठीक है, मतलब किस राज्य के नेशनल हाईवे पे ग्रीन कवर सर्वाधिक है, अगर यह देख लिया जाए तो इस इंडेक्स के अनुसार नंबर 1 पे आने वाला जो राज्य है वह असम है, ठीक है। असम। असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइज नंबर 51 के जो अभ्यर्थी हैं पर्यावरण में, आपसे यह प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। असम में जो ग्रीनरी है वह सबसे ज्यादा है, मतलब नेशनल हाईवे पे जो ग्रीन कवर है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, और लगभग 53.16% जो हाईवे है, हाईवे पे ग्रीन कवर है, ठीक है। हाईवे पे जो ग्रीन कवर है वह कितना है, 53.16% तक ग्रीन कवर है, ठीक है, नेशनल हाईवे पे। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात। गुजरात में जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं, गुजरात के नेशनल हाईवे पे 46.91% तक जो है ग्रीन कवर है, 91%, ठीक है, 46.91% तक ग्रीन कवर है, इसे याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे जो राज्य आता है वह है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य है, और तेलंगाना राज्य में कुल 43.57% तक ग्रीन कवर है नेशनल हाईवे पे, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है बिहार, और बिहार राज्य का जो नेशनल हाईवे है वह लगभग 42.77% तक ग्रीन कवर से ढका हुआ है, ठीक है। पांचवें नंबर पे जो राज्य आता है वह आता है तमिलनाडु, इसे ध्यान रखेंगे, और तमिलनाडु राज्य में लगभग 42.38% तक का जो हाईवे जो है वह 42.3.8% तक ग्रीन कवर से ढका हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे।
अब देखिए जो NHAI थी वह इसरो के NRSC से जो सैटेलाइट का डेटा मिला उसी डेटा को लिया उसने और उसके बाद यह इंडेक्स जारी किया गया है। अगर अपने राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो नेशनल हाईवे हैं उस पे ग्रीन कवर कितना है, उस पे हाईवे के किनारे जो पेड़ों का जो झुंड है वह कितना है, तो केवल 30 से 40% जो हाईवे हैं वह ग्रीनरी से है, मतलब इसमें ग्रीन कवर से ढके हुए हैं 30 से 40%। मतलब अपना उत्तर प्रदेश अंडर 10 में भी नहीं आता, 10 में इसका नाम नहीं आता है, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर लेवल से इंपॉर्टेंट है, चाहे यह कि किसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया, चाहे आपसे यह पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य में जो नेशनल हाईवे हैं वह सबसे ज्यादा ग्रीन कवर है, तो मतलब सबसे ज्यादा पेड़ किस नेशनल हाईवे पे हैं, जंगल है, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10वां प्रश्न है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 18 मार्च, ऑप्शन बी है 19 मार्च, ऑप्शन सी है 16 मार्च, ऑप्शन डी है 21 मार्च। हमें लगता है कि एचईओ के हर अभ्यर्थी को इस तिथि को याद कर लेना चाहिए, हालांकि आने वाली हेल्थ साइंस की वीडियो में मैं इसे आपको बताने ही वाला था, वैसे करंट में यह आ गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16 मार्च। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि पहली बार 16 मार्च 1995 का ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार भारत में ओपीवी पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। ठीक है, ओपीवी पिलाई गई, पहली बार भारत में ओपीवी पिलाई गई। ओपीवी क्या है, ओपीवी है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन यह पहली बार कब पिलाई गई, 16 मार्च 1995 को पिलाई गई। और आप जानते हैं कि इस वैक्सीन का कमाल यह रहा कि वर्ष 2014 में भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया। यह हमने आपको पढ़ाया है, जो एचईओ के अभ्यर्थी हैं, 2014 में भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया। तो इसी ओपीवी वैक्सीन की जो शुरुआत हुई थी 16 मार्च के दिन, इसी तिथि को ऐतिहासिक बनाते हुए प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। और यह जो है आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अब इस प्रश्न के संबंध में दो बातें हम और आपको बताएंगे। एक तो वर्ष 2026 की जो राष्ट्रीय टीकाकरण की थीम, या आप इसे विषय कह सकते हैं या इसे थीम कह सकते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण की जो थीम है वर्ष 2026 की, वह क्या है, तो वह है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। मतलब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लीजिएगा, कभी कभी दोनों पूछ लिया जाता है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। यह वर्ष 2026 के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम थी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। दूसरी चीज, वर्तमान में भारत में जो टीकाकरण का कवरेज है, मैं आपको बता देता हूं, भारत में जो 2026 तक जो टीकाकरण का कवरेज है वह कितना है, टीकाकरण कवरेज वह कितना है, तो भारत में वर्तमान में जो टीकाकरण का कवरेज है वह 98.4% है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। ठीक है, और इसीलिए धीरे धीरे बीमारियों से मुक्ति मिल रही है। 98.4% टीकाकरण का कवरेज है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, आगे जब हम हेल्थ साइंस पढ़ाएंगे तो वहां यह आपको काम आएगा। ठीक है, एचईओ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न क्या कहता है, बैंकॉक में आयोजित विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में चंद्रिका पुजारी ने कौन सा पदक जीता है। पहली बात याद रखिए, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहां हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ है। और किसके पदक के बारे में पूछा गया है, तो चंद्रिका पुजारी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है रजत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। अब देखिए 8 से लेकर के 15 मार्च तक, ठीक है, कब से कब तक, 8 से लेकर के 15 मार्च तक
विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप का जो आयोजन है वह बैंकॉक में किया गया है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब यह जो आयोजन था वह युवा मुक्केबाजों का आयोजन था। ठीक है, युवा मुक्केबाज इसमें शामिल हुए थे, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते। कितने पदक जीते भारत ने? भारत ने इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 5 पदक जीते। इन 5 पदकों में भारत ने 1 स्वर्ण जीता, और 1 स्वर्ण के बाद भारत ने 3 रजत पदक जीता, और इसके बाद 1 कांस्य पदक भारत ने जीता। ठीक है, इस तरह भारत ने कुल कितने पदक जीते? 5 पदक जीते। जो 1 स्वर्ण भारत ने जीता था, वही स्वर्ण किसने जीता? चंद्रिका पुजारी ने जीता था। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है ना। अब चंद्रिका पुजारी ने कितने भार वर्ग में जीता था? तो इन्होंने 51 किलो भार वर्ग में एकमात्र स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीता था। और इन्होंने हराया किसको था? तो उज्बेकिस्तान की एक खिलाड़ी थी जिसका नाम था मार्दोनोवा नाजोकत। मार्दोनोवा नाजोकत, ये कहाँ की खिलाड़ी थी? यह उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी थी, और इनको हरा करके भारत की चंद्रिका पुजारी ने एकमात्र, भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में जीता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 रजत पदक जो विजेता है उनके भी नाम हम आपको बता देते हैं। 3 रजत पदक विजेता है। एक है गुंजन। गुंजन ने जो है 48 केजी भार वर्ग में यह पदक जीता था। दूसरे नंबर पे आती हैं जॉयश्री देवी। कौन आती हैं? जॉयश्री देवी आती हैं, और इन्होंने 54 किलो भार वर्ग में यह पदक जीता था। ठीक है, और तीसरी जो रजत पदक विजेता है उनका नाम है यल अंबिकर। यल अंबिकर, और इन्होंने 50 किलो भार वर्ग में यह पदक जीता है, 50 केजी में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। एकमात्र कांस्य पदक की जो बात करेंगे तो वह राधा मणि ने जीता है। किसने जीता है? राधा मणि ने। और राधा मणि लोंगजाम उनका पूरा नाम है, और इन्होंने जो है कितने भार वर्ग में जीता है? तो इन्होंने 54 किलो भार वर्ग में यह पदक जीता है। ठीक है, खेलों का इतिहास इस समय भारत के लिए सुधर रहा है। बहुत तेजी से भारतीय खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीत रहे हैं। ठीक है, नई नई जगहों पे जीत रहे हैं। तो याद रखिएगा, परीक्षाओं के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। 12वें प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? आपको बताना है कि इंडियन वेल्स 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आर्यना सबालेंका, ऑप्शन बी है एलेना रायबाकिना, ऑप्शन सी है लिंडा नोस्कोवा, ऑप्शन डी है ईगा स्वीटेक। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका ने इंडियन वेल्स 2026 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, आर्यना सबालेंका कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखेंगे, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। अब ये बनी है विजेता। ये विजेता बन गई, तो इन्होंने हराया किसको? उप विजेता भी तो कोई होगा। तो उप विजेता बनी है एलेना रायबाकिना। एलेना रायबाकिना क्या बनी है? यह उप विजेता बनी है। मतलब आर्यना सबालेंका ने इनको हरा करके यह पदक जीता है। ठीक है, और एलेना रायबाकिना किस देश की रहने वाली है? तो यह कजाकिस्तान की रहने वाली। मैं इसलिए बता देता हूं कि कभी कभी इनके देश का नाम भी पूछ लेता है कि यह किस देश की खिलाड़ी है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यना सबालेंका ने इंडियन वेल्स 2026 महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, अगला है 13वां प्रश्न है। किस राज्य ने 15 मार्च 2026 को अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? आपको बताना है किस राज्य ने 15 मार्च 2026 को अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में 15 मार्च 2026 को अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अब गुजरात राज्य जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला राज्य बन गया है। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में गुजरात क्या बन गया है? निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला राज्य बन गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह जो साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण है, यह वहां की एक प्राइवेट कंपनी ने इसका प्रक्षेपण किया है, और यह कंपनी स्थित है अहमदाबाद में। और इस कंपनी का जो नाम है वह है ओम स्पेस। ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। यह गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने यह परीक्षण किया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसे यह बढ़ावा दिया गया है। अब गुजरात राज्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला राज्य बन गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपके मन में एक हलचल होगी, ये साउंडिंग रॉकेट किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप जान लीजिए कि जो साउंडिंग रॉकेट होता है, साउंडिंग रॉकेट ये क्या होता है? तो साउंडिंग रॉकेट एक
ठोस ईंधन से चलने वाला रॉकेट होता है जिसमें 2 चरण होते हैं, यानी 2 चरणीय ठोस ईंधन से संचालित रॉकेट होता है। ठोस ईंधन से संचालित रॉकेट होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, यह मौसम संबंधी जानकारियां लेने के लिए, कुछ परीक्षण करने के लिए यह अंतरिक्ष में उड़ाया जाता है, ठीक है। अब यह कितनी ऊंचाई तक जाता है, तो एक तो ध्यान रखेंगे कि यह बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता है, यह किसी ऑर्बिटर में नहीं जाता, किसी कक्षा में नहीं जाता, बल्कि यह 50 से लेकर के 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। और इसके नोज पे क्या होता है कि कोई ना कोई उपकरण बंधा होता है जो वहां जाकर के मौसम संबंधी जानकारियां इकट्ठा करता है, क्योंकि यह 50 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर 15 से 20 मिनट तक के लिए उड़ाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे हवाओं की गति मापी जाती है, हवाओं की गति, इससे तापमान का मापन होता है, ठीक है। तापमान का या मौसम संबंधी जो जानकारी होती है उसे इकट्ठा करने के लिए इसे उड़ाया जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है साउंडिंग रॉकेट, और इसे गुजरात सरकार के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ममता कालिया, ऑप्शन बी है नवतेज सरना, ऑप्शन सी है प्रीतपाल सिंह बेताब, और ऑप्शन डी है सुमित्रा सोरेन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो हिंदी की लेखिका है ममता कालिया, इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से। और इन्हें 16 मार्च 2026 को इनके नाम की घोषणा की गई है। 16 मार्च 2026 को घोषित किया गया है कि ममता कालिया जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है, 2025 से, सॉरी। और इनका एक संस्मरण है जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उस संस्मरण का नाम है जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। इसी संस्मरण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और यह पुरस्कार कुल 24 लेखकों को दिए गए हैं। आप जानते हैं कि 22 जो भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है, 22 भाषाएं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है उन भाषाओं के लिए। साथ ही अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार कुल 24 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार भी 24 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जैसे अब इसमें नवतेज सरना को किसके लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ही आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे नवतेज सिंह सरना को इसमें अंग्रेजी में दिया गया है, और इनका जो उपन्यास था क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इन्हें दिया गया है। कौन सा उपन्यास है? क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने। क्यों मंजूरी दी है? हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 300 मिलियन डॉलर की मंजूरी प्रदान किया है किसने? विश्व बैंक ने। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच में 16 मार्च 2026 को एक समझौता होता है, और इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश में जो परिवहन, कृषि और उद्योग क्षेत्रों में जो PM 2.5, आप जानते हैं पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं इसे, PM 2.5, ठीक है। और इसका जो स्तर है इसे 30% तक कम करने के लिए, PM 2.5 का जो स्तर है इसे कितना कम करने के लिए? 30% तक कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत यह तय किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है वह PM 2.5 को 30% तक कम करेगा, ठीक है, कार्यक्रम के तहत। तो इसके लिए जो है इसे उसकी विश्व बैंक की मदद मिल गई है, ठीक है। और उसकी सहायता से उत्तर प्रदेश में 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाए जाएंगे। कितने? 200। इस बात को, इस तथ्य को याद रखेंगे, 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, वायु गुणवत्ता निगरानी
निगरानी स्टेशन लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखेंगे। कितने स्टेशन? 200 नए स्टेशन लगाए जाएंगे वायु गुणवत्ता निगरानी के। यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को इन जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं इनसे निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कुल 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। और यह जो घोषणा है यह 10 वर्ष तक के लिए, यह ऋण जो है, ऋण की जो अवधि है वह 10 वर्ष तक के लिए है, जिसमें 2 वर्ष की छूट भी इसमें मान्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फिर से देख लीजिए कि हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है, किसको? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, विश्व में मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि दुनिया भर में मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है पहला, ऑप्शन डी है चौथा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तीसरा, ठीक है। विश्व में मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का जो स्थान है वह कौन है? तीसरा स्थान है, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, भारत दुनिया भर में मेट्रो नेटवर्क के मामले में तीसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो आप जानते हैं कि पहले स्थान पे चाइना है मेट्रो नेटवर्क के मामले में। और चाइना में अगर हम मार्च 26 तक की बात करें तो यहाँ जो मेट्रो नेटवर्क है वह 1000 प्लस किलोमीटर है, ठीक, 11,000 से अधिक यहाँ मेट्रो रेल नेटवर्क है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन की बात करेंगे तो जो संघाई मेट्रो है चीन का, वह दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन है। और एक लाइन सीधी जो है वह 896 किलोमीटर की है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और इस पर कुल 508 स्टेशन भी बने हुए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे स्थान पे जो देश आता है दूसरे नंबर पर मेट्रो रेल लाइन के मामले में, वह आता है अमेरिका। अमेरिका की जो मेट्रो की कुल लंबाई है अमेरिका में, वह 1400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। कितनी है? 1400 किलोमीटर के आसपास अमेरिका में मेट्रो रेल की लंबाई है। अब आते हैं अपने देश भारत पे। भारत की जो वर्तमान में भारत का जो ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है वह कुल कितना है? वह 1143 किलोमीटर है भारत का ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह भारत के कुल 26 शहरों में फैला हुआ है। कितने? 26 शहरों में वर्तमान में फैला हुआ है, जो ऑपरेशनल है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम भारत में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क की बात करें, सबसे बड़ा नेटवर्क, तो वह दिल्ली का है, ठीक है। दिल्ली में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है और इसकी जो लंबाई है वह कुल 416 किलोमीटर है, ठीक है। यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आपसे यह प्रश्न कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो रेल चलती है, मेट्रो चालू है, बताइए कितने शहर हैं उत्तर प्रदेश के? तो देखिए, पहला तो है लखनऊ, लखनऊ में मेट्रो चलती है और इसका विस्तार भी किया जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कानपुर, कानपुर में भी मेट्रो चलती है, ठीक है, इसका भी विस्तार किया जा रहा है। तीसरे नंबर पे आगरा आता है, ठीक है, आगरा। चौथे नंबर पे आता है गाजियाबाद, गाजियाबाद है चौथे नंबर पे, ठीक है। पांचवें नंबर पे आता है गाजियाबाद, चूंकि दिल्ली मेट्रो से जुड़ा नेटवर्क है तो गाजियाबाद उसमें आता है। और जो पांचवें नंबर पे है वह है नोएडा, नोएडा मेट्रो भी है, ठीक है। और उसके बाद छठवें नंबर पे ग्रेटर नोएडा आता है, ग्रेटर नोएडा आता है, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के कुल 6 शहरों में जो है वर्तमान में मेट्रो रेल संचालित होता है, ठीक है। कई और शहर हैं जहां इसकी शुरुआत होने वाली है, ठीक है, जैसे मेरठ में इसकी शुरुआत होने वाली है, प्रयागराज में भी इस पे काम शुरू होने वाला है, ठीक है। वाराणसी में भी इस पे काम होने वाला है, वाराणसी में भी इसमें काम होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अभी लेकिन ऑपरेशनल कितने हैं? कुल 6 शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां मेट्रो संचालित है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया? कौन सा है? राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है वह उड़ीसा में किया गया है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है जिसे कलिंगा स्टेडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता इंडोर स्टेडियम में खेले जाने की बात कही गई है 2028 में, ठीक है। तो इसी कलिंगा स्टेडियम में उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और यह जो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी ना, यह 24वीं प्रतियोगिता थी, ठीक है, याद रखेंगे।
24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और 17 से लेकर के 21 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 18वां प्रश्न, हाल ही में विश्व में नारियल उत्पादन में भारत किस स्थान पे है? आपको बताना है कि दुनिया भर में नारियल उत्पादन में भारत किस स्थान पे है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत दुनिया भर में नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे है और इसमें दुनिया भर में जो नारियल होता है उसका 30.37% अकेले भारत में इसका उत्पादन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के जो प्रमुख उत्पादक नारियल उत्पादक राज्य हैं उनका नाम नारियल उत्पादन के आधार पर रखा गया है। जैसे केरल का नाम अत्यधिक नारियल उत्पादन के कारण केरलम कर दिया गया है, नया नाम कर दिया गया है, नाम परिवर्तन कर दिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। तो नंबर 1 पे केरलम आता है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है सर्वाधिक नारियल उत्पादन में और तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक राज्य, ठीक है, इतना बहुत है, याद रखिएगा। दुनिया भर में नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे है, ठीक है। अभी हाल ही में नारियल उत्पादकों के लिए बजट 2026-27 में एक बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक नारियल कृषकों के लिए एक नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा भी की गई थी जो नारियल के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके लिए बजट की व्यवस्था की गई थी और 2030 तक दुनिया भर में नारियल के निर्यात में वैश्विक नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकार जो है उसे मदद दे रही है। नारियल उत्पादकों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए एक बजट पारित किया गया था 350 करोड़ रुपए बजट 2026-27 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नारियल प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार मदद भी दे रही है। अगर हम दुनिया भर में बात करें कि दुनिया भर के में दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन से देश हैं जो नारियल का उत्पादन करते हैं, तो याद रखिएगा कि भारत के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पे नारियल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे है और अगर बात करें तीसरे स्थान की तो वह है फिलीपींस, ठीक है। तो दुनिया भर में ये 3 देश हैं जो सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करते हैं, भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है 16 मार्च, ऑप्शन बी है 20 मार्च, ऑप्शन सी है 21 मार्च, ऑप्शन डी है 19 मार्च। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है इसको जो मनाने की शुरुआत की गई थी वो जानते हैं कैसे हुई थी? आप जान लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय, पहली बात तो याद रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है 21 मार्च 2026 को, इसकी थीम याद रख लीजिए। इसकी थीम थी इस वर्ष की फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, इसे याद रखेंगे पहली बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की जो शुरुआत है मनाने की, वास्तव में पहले इसे विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता था। किसके रूप में? विश्व वानिकी दिवस के रूप में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी और इसे मनाता कौन था? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाने की, ठीक है। और यह शुरुआत कब की गई थी? तो 1971 में, 1971 में विश्व वानिकी दिवस की शुरुआत की गई थी FAO के द्वारा, ठीक है। लेकिन आगे चल करके 28 नवंबर 2012 की तिथि याद रखिएगा, 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और यह कह दिया जाता है कि अब प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस के अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 मार्च को किस रूप में मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, वन दिवस के रूप में, ठीक है। 21 मार्च 2012 को, मतलब 28 नवंबर 2012 को यूएन महासभा द्वारा यह कहा गया कि अब प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार जो वन दिवस के रूप में मनाया गया वह कब मनाया गया? वह मनाया गया वर्ष 2013 में, ठीक है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में 21 मार्च को मनाया गया,
ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। वर्ष 2026 की थीम फॉरेस्ट एंड इनोवेशन है, आप इसे याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 20वें प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वर्ष 2026 में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय अभिनेत्री को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहां सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मानित किया गया है। ठीक है, महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप जानते हैं कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर में, और इसी दिन किस भारतीय अभिनेत्री को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, ऑप्शन सी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन डी है सामंता रूथ प्रभु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा और यह परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। इन्होंने जो, एक तो यह बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री हैं, प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं बंगाली सिनेमा की, और इन्होंने दुनिया भर में जो है जो भारत की कला है उसे वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व दिया है, और इसी सब के लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। ठीक है, इन्हें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश WHO से आधिकारिक रूप से अलग हो गया है? आपको बताना है कि मार्च 2026 में, ठीक है, यह तिथि याद रखिएगा, कौन सा देश किससे अलग हो गया है? WHO से आधिकारिक रूप से अलग हो गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है सूरीनाम, ऑप्शन डी है पराग्वे। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। ठीक है, मार्च 2026 में अर्जेंटीना आधिकारिक रूप से WHO से अलग हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया। आप जानते हैं कि अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? वह है जेवियर माइली। याद रखेंगे, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, और इन्होंने कहा कि 17 मार्च 2026, ध्यान रखेंगे, इस तिथि को भी याद रखिएगा, 17 मार्च 2026 को जो है अर्जेंटीना पूरी तरह से WHO से बाहर हो गया, जो भी कागजी कार्रवाई थी वह उसने पूरा कर लिया। ठीक है, अब इसने क्या किया है? इसने अमेरिका का अनुकरण किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि WHO से अमेरिका भी बाहर हो गया है, और अमेरिका ने 22 जनवरी 2026 को पूरी तरह से 22 जनवरी 2026 को अमेरिका पूरी तरह से WHO से बाहर हो गया था। ठीक है, अब 17 मार्च 2026 को अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो गया। माना जा रहा है कि अमेरिका की नकल करते हुए यह भी बाहर हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। हालांकि अर्जेंटीना ने 2025 में ही संगठन छोड़ने की अपनी योजना की घोषणा कर दिया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। इन दोनों देशों को याद रखेगा, अमेरिका और अर्जेंटीना, इन दोनों ने WHO से किनारा कस लिया है, WHO से आधिकारिक रूप से अलग हो गए हैं। 22 जनवरी 2026 को अमेरिका WHO से अलग हुआ है, जबकि 17 मार्च 2026 को जो है अर्जेंटीना WHO से अलग हुआ है। ठीक है, दोनों तिथि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, जो हमारा आज का 22वां प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? आपको बताना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंकिंग है वह कितनी है? ऑप्शन 118 है, ऑप्शन बी है 116, ऑप्शन सी है 123, ऑप्शन डी है 146। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, यह इसका जो सही आंसर है वह बी, 116 स्थान पे भारत आ गया है वर्ष 2026 में, जबकि अगर पिछले वर्ष की बात करें 2025 में जो भारत का स्थान था वह 118वां था। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, कारण ये था बाकी 2 स्थान का सुधार हुआ है इस बार की रैंकिंग में भारत के, तो भारत 118 से बढ़ करके 116वीं रैंक पे आ गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, इसे याद रखेंगे। अब आपसे एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस बार का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है या विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसे ऐसे भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कुल कितने देशों को मिलाकर के तैयार की गई है? इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो 147 देश इसमें शामिल हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 147 देशों में भारत की जो रैंक है वह 116वीं है, इसे याद रखेंगे। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वह कभी कभी भारत के स्कोर की भी बात कर लेगा कि भारत को कुल कितना स्कोर प्राप्त हुआ है इस बार। तो भारत का जो स्कोर है उसकी चर्चा कर लेते हैं। केवल भारत के स्कोर की बात करेंगे, 4.536 यह भारत का स्कोर है हैप्पीनेस इंडेक्स का। ठीक है, इसे याद रखेंगे। प्रथम 5 देश जो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं। पहले नंबर पे है फिनलैंड, और फिनलैंड दुनिया में जो है लगातार 9वीं बार सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है, 9वीं बार। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आइसलैंड,
आइसलैंड भी सबसे खुशहाल देश दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आता है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। चौथे नंबर पे जो देश आता है, चौथे नंबर पे आता है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। और पांचवें नंबर पे जो विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें जो पांचवें नंबर पे देश आता है वह आता है स्वीडन, ठीक है। अपना देश भारत 116वें नंबर पे है, इसे याद रखिएगा। चाहे जो इंडेक्स हो, हमारी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है, ठीक है। 23वें नंबर की बात करेंगे। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी बनी है? आपको बताना है कि 98वां ऑस्कर अवार्ड 2026 जो अभी हाल ही में दिया गया है, उसमें सबसे ज्यादा पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया है, किस फिल्म के द्वारा जीता गया है? ऑप्शन ए है वन बैटल आफ्टर एनोदर, ऑप्शन बी है सिनर्स, ऑप्शन सी है हेमनेट, ऑप्शन डी है वेपन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वन बैटल आफ्टर एनोदर। यह 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई वन बैटल आफ्टर अनदर हो गई, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अगर अवार्ड पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, बस इतना ही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मैं सीधे सीधे उतनी ही बात आपको बता दे रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है ऑस्कर में, बताइए। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है यह पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है। किसको? पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है, एंडरसन को, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, इसे ध्यान रखेंगे, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। और यह दिया गया है माइकल बी जॉर्डन को, ठीक है, माइकल बी जॉर्डन को दिया गया है, इसे याद रखेंगे। अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह किसे दिया गया है? तो वह जेसी बकले को दिया गया है। किसको? जेसी बकले को दिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, अगर हम सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो यह जो पुरस्कार दिया गया है यह सीन पेन को दिया गया है, ठीक है, सीन पेन को। अब देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये हुआ ऑस्कर पुरस्कारों का जो समारोह हुआ, उसमें आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का जो अवार्ड है वह किसने घोषित किया? सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड, फिल्म का अवार्ड किसने घोषित किया? किसने घोषित किया, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसकी घोषणा प्रियंका चोपड़ा ने किया था, भारतीय अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा। इन्होंने ऑस्कर पुरस्कारों के दौरान सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड घोषित किया, इसे याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एक नई चीज हुई है ऑस्कर पुरस्कारों में, मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था। इस बार जो सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार है, सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी का जो पुरस्कार है, पहली बार किसी महिला सिनेमेटोग्राफर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं 98 ऑस्कर हो गए, 98वें ऑस्कर में पहली बार किसी महिला को सिनेमेटोग्राफी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और इनका नाम है आटम डुराल्ड अरकापा। यही नाम आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में यही पूछा जाएगा, आटम डुराल्ड अरकापा, अरकापा। इन्हें जो है पहली बार ये किसी महिला को सिनेमेटोग्राफर के रूप में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर के अवार्ड से नवाजा गया है और यह जो है ऑस्कर पुरस्कारों में पहली बार हुआ है। नाम याद रखिएगा, आटम डुराल्ड अरकापा, ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो हमारा 24वां प्रश्न है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, भारत की क्या सिचुएशन रही ऑस्कर पुरस्कारों में, भारत की तरफ से कौन कौन सी फिल्में गई थी और क्या सिचुएशन रही? तो देखिए, भारत की तरफ से कई फिल्में गई थी यहाँ पे, और चूंकि अंतरराष्ट्रीय जो श्रेणी थी उसके लिए अलग से फिल्में गई थी और अन्य क्षेत्रों के लिए अलग गई थी। भारत की तरफ से जो पहली फिल्म गई थी आप जानते हैं, उसका नाम है होम बाउंड, होम बाउंड। और यह बस्ती जिले की लालगंज की एक कहानी है, महादेवा के पास स्थित है एक जगह है बाउंड, ठीक है। और ये गई थी, यह इस पर नीरज घेवान के द्वारा निर्देशित यह फिल्म है और इसे वहां सिलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। और दूसरी और फिल्में गई थी जो बेस्ट पिक्चर सीरीज के लिए, एक कांतारा गई थी और दूसरी गई थी कांतारा चैप्टर 1 गई थी और दूसरी तन्वी द ग्रेट गई थी, तन्वी द ग्रेट।
लेकिन किसी भी फिल्म ने कोई कमाल नहीं किया, तो इसे भी याद रखिएगा। भारत की जो प्रविष्टियां थी, क्योंकि आपकी परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है। 24वां प्रश्न है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर बैरामुथु को प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस भाषा से है? तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल से ज्ञानपीठ पुरस्कारों को बता चुके हैं। और जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, यह तमिल कवि हैं, ठीक है, तमिल कवि हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, कवि के रूप में पहला तमिल व्यक्ति जिसने यह पुरस्कार प्राप्त किया है वह है आर बैरामुथु, और अभी तक कुल तीसरे तमिल हैं जिन्हें इन पुरस्कारों से नवाजा गया है, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनको 7 बार जो है सर्वश्रेष्ठ गीतकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इन्हें नवाजा जा चुका है। और ये इन्होंने जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें 7 बार अभी तक मिल चुके हैं। और इन्होंने 7,000 से अधिक फिल्मी गाने लिखे हैं। 7,000 से अधिक इन्होंने क्या किया है? फिल्मी गाने लिखे हैं। कौन? आर बैरामुथु, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, इनका संबंध तमिल भाषा से है। और तीसरे व्यक्ति हैं तमिल के रूप में ये जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको जरूर देख लीजिएगा, इसका A to Z आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला 25वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ है? फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऑप्शन ए है इजराइल ईरान, ऑप्शन बी है ईरान अमेरिका, ऑप्शन सी है अमेरिका दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है पाकिस्तान अमेरिका। तो फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में आयोजित किया गया है हाल ही में। इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि वर्तमान में अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान पर जो है अटैक कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हाल ही में फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वह 9 से लेकर के 19 मार्च 2026 के बीच में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 25 प्रश्न, ठीक है। और ये जो प्रश्न थे यह 9 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच जो प्रमुख ऐसी घटनाएं थी जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, वैसी घटनाओं को इन प्रश्नों में शामिल किया गया था, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है और आपका जो अनुभव है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस चैनल की जो ग्रोथ है वह आपके युवा कंधों पर ही आधारित है, ठीक है। तो इस चैनल को बढ़ाने का काम भी आपका है। और साथ ही जो हमारी यूपी स्पेशल की जो बुक है उसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद ले तो ज्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों को, जिन लोगों को यह बुक मिल गई है, वह उसकी विशेषताएं और लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि हम बार बार अपने मुंह से बताएंगे तो लोग कहेंगे कि अपने बुक का प्रचार कर रहे हैं, आपने लिया है, तो आप जो बात बताएंगे तो आप थोड़ा सा और लोगों को अच्छा लगेगा कि वास्तव में बुक कैसी है, ठीक है। तो इसके लिए पहले से मैं आपको धन्यवाद कर देता हूं। अगर एक व्यक्ति जिसने इस बुक को लिया है वह कम से कम 5 लोगों को यह बता दे कि यह बुक कैसी है। मैं खरीदने के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ ये बताने के लिए कहता हूं कि यूपी स्पेशल की एक यह भी बुक मार्केट में आई है, एक्सकांस पब्लिकेशन और एग्जाम कांकर्स चैनल की, जिसे आप खरीद सकते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य परीक्षा उपयोगी वीडियो के साथ। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है आपको एज इट इज मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं किसी अन्य परीक्षा उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।